हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छी प्रकार से लगे होंगे। बच्चों, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी पढ़ाई के हिसाब से। आप लोग अच्छे से पढ़ें और इधर उधर की चीज़ों से बचें, क्योंकि आपके पास जो समय है 3 महीने का समय अब आपके पास रह गया है। तो छात्र कोचिंग करने के लिए बाहर जा चुके हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि देखो, बड़ी सिटी में आप रह रहे होंगे, जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो बाहर ज़्यादा ना घूमें सिटियों में, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है 90% स्टूडेंट घूमने फिरने में और अपना समय बर्बाद करने में लगा रहता है। सिर्फ 10% जो स्टूडेंट है वो तैयारी प्रॉपर तरीके से करते हैं और उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यदि सिलेक्शन चाहते हैं तो वो घूमने फिरने से और मोबाइल चलाने से बचें। अगर ये सब चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोचिंग जाएं समय से। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी घर पे कर रहे हैं, तो कम से कम 4 से 5 घंटा अपनी पढ़ाई को अवश्य दें। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत सारे छात्र करते हैं लेकिन सही से नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जो छात्र सेल्फ स्टडी, जिन लोगों ने नोट्स हमसे ले रखे हैं, उन छात्रों से मैं बार बार यही कहूँगा कि पढ़ें। ठीक है, मेहनत करें। मेहनत यदि करेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है ना, अपने आप को समय दीजिएगा। ठीक है, यदि एमपीपीटी की तैयारी कर रहे छात्र बाहर नहीं जा सकते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गरीब छात्र हैं, उनके लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं। उनको एमपीपीटी क्रैश कोर्स के नोट्स पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। उसकी थोड़ी सी फीस हमने ज़रूर रखी है, उस फीस को दे करके बच्चा अपने नोट्स प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मोबाइल नंबर नीचे दे रखे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपके भाई बहन 12th एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एग्रोटेक स्टडी नामक एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और वो है पूरी 12th की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे और एक तरह की प्रैक्टिस है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से प्रश्न इसमें रखें। तो जितने भी प्रश्न हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें, समझें, और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। पशुपालन के प्रश्न देखिए बच्चों, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से दूध के पीलापन के लिए क्या उत्तरदायी है? दूध का रंग पीला क्यों होता है? ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, केसीन के कारण होता है, कि विटामिन, लैक्टोज या कैरोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूध का जो पीलापन होता है किसके कारण होता है बताइए बच्चों? कैरोटीन के कारण होता है। सब जानते हैं कैरोटीन एक पिगमेंट होता है जिसके कारण दूध का रंग पीला होता है। और बाकी इन ऑप्शन की हम लोग और बात करें तो आपको पता है केसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, और इसके कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ध्यान रखना, दूध का रंग सफ़ेद केसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। दूध में विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के, ध्यान रखना, विटामिन ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन जो सी और बी होते हैं ये आपके पानी में घुलनशील होते हैं। और एक बात और आप लोगों को यहाँ पे याद रखना, अगर पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि बताइए दूध में कौन सा विटामिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना दूध में विटामिन सी जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लैक्टोज की हम जब बात करते हैं बच्चों, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि दूध में पाया जाता है, और लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण ही दूध का जो स्वाद होता है वो मीठा लगता है। कैसा लगता है? मीठा लगता है। और कैरोटीन के बारे में बता ही दिया है कि कैरोटीन दूध को पीला बनाता है। इसका कलर कैसा होता है दूध का? आपने देखा होगा कि गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा पीला होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकीय कुक्कुट रोग है? इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा रोग है जो मुर्गियों में कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक। कवक को इंग्लिश में फंगस कहते हैं, फफूंद भी कहा जाता है, ध्यान रखें थोड़ा सा। तो पहला है ये मुर्गी चेचक, दूसरा है मोनीलियासिस, तीसरा है रानीखेत, या चौथा है ल्यूकोसिस। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा मोनीलियासिस। मोनीलियासिस जो बीमारी है बच्चों, ध्यान रखना, मुर्गियों में कवक के द्वारा होती है, और ये जो कवक होता है ध्यान रखना है, इसके कारण मुर्गियों को इस प्रकार से खाज खुजली टाइप की हो जाती है, जिसमें मुर्गियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं।
ठीक है। बाकी हम और बीमारियों के बारे में बात करें और ऑप्शन की हम बात करें तो मुर्गी चेचक अगर हम इसको बात करें तो इसको इंग्लिश में फॉल पॉक्स कहा जाता है। फॉल पॉक्स जो बीमारी है इसको दो नाम हो गए, एक मुर्गी चेचक, दूसरा तो ये आपका वायरस जनित बीमारी है। किसके द्वारा होती है? वायरस। वायरस को आपको पता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? विषाणु के नाम से जाना जाता है। रानीखेत की हम लोग बात करें बच्चों तो रानीखेत जो बीमारी है ये भी आपकी वायरस या विषाणु जनित बीमारी है। और इसके बारे में हम लोग बात करें, रानीखेत से संबंधित प्रश्न आपके MPPT में बन जाते हैं। तो रानीखेत बीमारी की खोज आपको पता है कि सन 1906 में, कब? 1906 में की गई थी। 1906 में, ये जीरो है ध्यान रखना। 1906 में कहाँ पर की गई थी? इंग्लैंड में, न्यू कैसल्स नामक स्थान पर। तो इस बीमारी को न्यू कैसल्स भी कहते हैं। रानीखेत को क्या कहते हैं? न्यू कैसल्स भी कहा जाता है। और जब भारत की बात आती है तो भारत में सन 1928 में इसको बेटा उत्तराखंड में देखा गया था, रानीखेत नामक स्थान पर, इसलिए इसका नाम क्या है? रानीखेत है। तो दोनों के सन याद रखना। ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में देखा गया था, और 1928 याद रखना है आपको, ये आपका भारत में देखा गया था। ठीक है। और ल्यूकेसिस, यह भी एक मुर्गियों की महत्वपूर्ण बीमारी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आमतौर पर निषेचित अंडा गर्भाशय में कब पहुंचता है? तो हमको यहाँ पे समझना होगा कि निषेचित अंडा का मतलब क्या है। तो बच्चों, निषेचित अंडा का मतलब होता है जब प्रजनन की क्रिया होती है मुर्गियों में, तो प्रजनन के समय आपको पता है कि जो नर से प्राप्त होता है शुक्राणु और जो मादा में होते हैं वो है अंडाणु। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों का जो मिलन होता है अंडाणु और शुक्राणु का, तो वहाँ पर जो क्रिया होती है उसको निषेचन कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि निषेचित अंडा जब बना तो वो गर्भाशय में कब पहुँचता है? देखो, निषेचन हो गया, उसके बाद गर्भाशय में पहुँचेगा। गर्भाशय में आपका क्या पहुंचेगा? ध्यान रखना, जाइगोट जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में युग्मज कहते हैं, वह पहुंच जाएगा और वहां पर आपका भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण का बोले तो आपका एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो कितने दिन में होता है अंडा, कितने दिन में गर्भाशय में पहुंचेगा? तो उसको आप लोग देख लीजिए। निषेचन के तुरंत बाद, निषेचन के 5 से 8 दिन बाद, निषेचन के 1 से 2 दिन बाद, या निषेचन के 3 से 5 दिन बाद। तो ध्यान रखना, ये निषेचन के 3 से 5 दिन बाद पहुंच जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कौन से वर्ष में कोई पशु हाट पोर्टल प्रारंभ किया था? ध्यान रखना, वर्ष में कोई जो पोर्टल प्रारंभ किया था वो ध्यान रखना 2020, 2018, 2016 या 2012। तो ये पोर्टल स्टार्ट हुआ था बच्चों 2016 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको पता है, यहाँ IVRI इसको बोलते हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? आपको पता है, ये उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये जिला पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, ये बरेली में स्थित है बच्चों। कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है। और इज्जत नगर बरेली आपने सुना होगा, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? आपको पता है कि आपेक्षिक घनत्व के द्वारा ही हम लोग दूध को पहचान सकते हैं कि इसमें मिलावट है कि नहीं। आपेक्षिक घनत्व आपका पता है कि दूध का, गाय का अलग होता है दूध का आपेक्षिक घनत्व, और भैंस का अलग होता है। ठीक है। तो 0.90, 1.040, 1.028 और 1.02। इसका जो आंसर सही है वो है 1.028, 1.0। एक गाय का होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, एक गाय के दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है। और 1.032 याद रखना, ये भैंस के दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है। 1.040 भी दे रखा है, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, जो आपका सपरेटा दूध होता है। कौन सा दूध होता है? सपरेटा दूध होता है, जिससे आपकी क्रीम निकाल ली जाती है और बचा हुआ दूध सपरेटा दूध कहलाता है। तो सपरेटा दूध का अपेक्षिक घनत्व ये होता है। और 1.90 भी दे रखा है, तो याद रखना ये आपका वसा यानी फैट का अपेक्षिक घनत्व होता है। किसका होता है? फैट का। तो चारों अपेक्षिक घनत्व मैंने बता दिए किसका कितना कितना होता है। यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखें, किसी का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। पशुओं में गलघोंटू की बीमारी या गलाघोंटू भी बोलते हैं कि बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो गलघोंटू को हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, HS, घुर्र का, घोंटुआ, वो सारे नामों से जाना जाता है। जब हम गलघोंटू की यहाँ पे बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि किसके द्वारा फैलता है? ये कीटों से फैलता है,
कवक से फैलता है, नेमाटोड से फैलता है या बैक्टीरिया, सबको पता है गलघोंटू जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु, इसको हिंदी में बोला जाता है, जीवाणु के द्वारा यह बीमारी फैलती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, गलघोंटू जो बीमारी होती है गाय में अलग बैक्टीरिया के द्वारा होती है और भैंस में अलग बैक्टीरिया के द्वारा। आपने 12वीं में जैसा कि पढ़ा होगा कि गाय में जो होती है वो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया इसका नाम है, पता ही है आपको। गलघोंटू किसके द्वारा होती है, गाय में बॉबी सेप्टिका के द्वारा होती है और भैंस में किसके द्वारा होता है, बोवेली सेप्टिका। ये दोनों बैक्टीरिया आप लोग याद रखना, पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका गाय में और पास्चुरेला बोवेली सेप्टिका भैंस में आपका ये रोग होता है गलघोंटू, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं, निम्न में से पशुओं के चयन की विधि कौन सी है। चयन जब उनका सिलेक्शन किया जाता है तो कौन सी विधि, फिनोटाइपिंग चयन, पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर चयन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही है उपरोक्त सभी। ये तीनों विधियों के द्वारा हम लोग पशु को क्या करते हैं, चयन, मतलब उनका सिलेक्शन करते हैं, उनका हम लोग चयन करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा है, अपने 12th में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छी प्रकार से ये समझाया गया था। आपको ध्यान होगा अगर चैप्टर नंबर 6 आपने पढ़ा होगा पशुओं की जांच, तो उसमें इसको पूरी विधियों को ढंग से समझाया था मैंने, ध्यान होगा आपको। तो ठीक है, यहाँ पे आप काफ़ी समय लग जाएगा, ऐसी मैं इसको पूरी एक विधियों को ढंग से समझाऊंगा। तो अभी बस इतना याद रखिए कि तीनों विधियों के द्वारा हम लोग पशु का चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 देखिए, निम्न में से देसी बकरियों की नस्लों में से कौन सी एक सर्वाधिक बहुप्रसवी होकर एक समय में अनेक बच्चों को जन्म देती है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। कौन सी बकरी जो होती है एक बार में, बहुप्रसवी का मतलब ये होता है कि एक बार में 2 या 3 बच्चे पैदा करती है। तो कौन सी बकरी करती है, ऑप्शन देख लीजिए, बीटल, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल या बर्बरी। तो इसका सही आंसर क्या है, बर्बरी। सही आंसर क्या है बच्चों, बर्बरी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बर्बरी आपकी एक ऐसी बकरी है जो लगभग एक बार में 2 से 3 बच्चे और साल भर में 2 बार बच्चे पैदा करती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसको सिटी ऑफ गॉड कहा जाता है, ध्यान रखना, शहरी बकरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बच्चों जो बर्बरी बकरी होती है ना आपकी, ये शहर में पाली जाती है जनरली, और यह एक खूंटे पर आपका बड़ी होती है, खूंटे पर ही खाना पीना पसंद करती है, ठीक है ना। ब्लैक बंगाल की हम लोग बात करें तो ये बहुत अच्छी मांस वाली बकरी है और ये इसका पश्चिम बंगाल में ये बकरी पाई जाती है। जमुनापारी की बात करें तो जमुनापारी जो बकरी है आपको पता है कि चंबल यमुना का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और जमुनापारी बकरी की जो महत्वपूर्ण पहचान है वो याद रखना, इसका मुँह जो होता है आपका तोते जैसा मुंह होता है, और इसके बारे में एक ध्यान रखना कि इसके पिछले पैरों पर बहुत लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। और यह है एक आपकी दुधारू बकरी है। कैसी बकरी है, दुधारू। इससे दूध मिलता है और इससे मांस भी मिलता है, कह सकते हैं, थोड़ा बहुत बाल भी इससे प्राप्त होते हैं। बीटल, यह भी एक दुधारू बकरी की नस्ल है। तो कुछ बकरियों की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैं साथ साथ में क्लियर करते चल रहा हूँ, आप लोग इनको अच्छे से याद रखें, ठीक है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी आप लोग साथ में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों मतलब पशुओं में होने वाले स्तन ग्रंथि के सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। बच्चों आपको पता है कि पशु के थनों में जो एक रोग होता है, इसका नाम आपको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, इसका नाम है थनैला रोग। क्या नाम है बच्चों, थनैला रोग है। इसको हम लोग इंग्लिश में मैस्टाइटिस डिजीज के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि ये थनैला रोग आपका किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई नामक एक जीवाणु होता है, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकाई। याद रखना, थनैला बीमारी स्ट्रेप्टोकोकाई नामक जीवाणु के द्वारा होती है। और इसकी जांच करने के लिए आपको पता है कि पशु के थनों में सूजन आ जाती है, तो इसकी जांच करने के लिए एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम पूछा है, बताइए कौन सा टेस्ट है। स्ट्रीप कप टेस्ट है, टेट्राजोलियम है, विडाल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा स्ट्रीप कप टेस्ट, इसका आंसर सही क्या है, स्ट्रीप कप टेस्ट है जो आपके पशुओं में किया जाता है थनैला बीमारी में। इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा मैं, कैसे होता है ये टेस्ट। आपको पता होगा कि एक कप लेते हैं, कप के ऊपर एक काला कपड़ा डालते हैं और उस पर दूध निकालते हैं। जिस पशु को थनैला रोग हमें लग रहा है कि हो सकता है सूजन आ रही है उसके थनों में या ऐन में, तो उसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, थोड़ा सा दूध निकालते हैं। तो उससे जो दूध निकलता है, चिचड़े युक्त दूध निकलता है, वो कपड़े पर जमा हो जाता है और आपके कप में चला जाता है थोड़ा बहुत। तो उसको फिर लैब में टेस्ट के लिए पहुंचाया जाता है और वहाँ से फिर उस बैक्टीरिया की पहचान होती है कि पशु को थनैला रोग है या नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रीप का परीक्षण किसके लिए किया जाता है, थनैला नामक बीमारी के लिए किया जाता है। और थनैला नामक बीमारी स्ट्रेप्टोकोकाई नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। टेट्राजोलियम के बारे में हम लोग बात करें तो टेट्राजोलियम बीमारी ये आपकी वायरस आपकी टेट्राजोलियम टेस्ट फसलों से संबंधित है, इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11,
मुर्गियों के सोयाबीन वाले आहार में कौन से अमीनो एसिड कम मात्रा में पाया होता है? तो आपको पता है कि सोयाबीन आपको मुर्गियों को खिलाया ही जाता है जनरली, और सोयाबीन एक दलहनी फसल है। तो दलहनी फसलों में किस आपको कौन सा जो अमीनो एसिड है वो कम मात्रा में पाया जाता है? आपको पता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो कौन सा अमीनो एसिड है जो कम मात्रा में पाया जाता है? आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मैथ्योनिन या अर्जिनिन? तो बच्चों आपको पता है कि मैथ्योनिन नामक जो आपका अमीनो एसिड है ये सभी दाल वाली फसलों में इसकी कमी पाई जाती है। अब जैसे लाइसिन है, लाइसिन की कमी आपको पता है कि जो अनाज वाली फसलें हैं जैसे आपकी मक्का है, ज्वार है, तो इनमें लाइसिन की कमी पाई जाती है। उसी प्रकार से याद रखना सभी दाल वाली फसल कोई सी भी हो, जैसे सोयाबीन है आपका दलहनी फसल में आती है, तिलहनी फसल में भी आती है सोयाबीन, तो खैर क्योंकि दोनों चीज़ें उसमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका आंसर सही होगा मैथ्योनिन। बाकी ये याद रखें ये आपके किसके लिए बताया मैंने? खाद्यान्न के लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है? ब्राउनसिस, होल्स्टीन फ्रिजियन, जर्सी या साहिवाल? विश्व की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर सही होगा होल्स्टीन फ्रिजियन। आपको पता है होल्स्टीन फ्रिजियन ये जो गाय है ये दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। इसका एवरेज जब मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो औसत इसका दूध उत्पादन बहुत अच्छा पाया गया है, लगभग 55 लीटर एवरेज है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन लगभग 80 लीटर इससे प्राप्त कर लिया गया है। 80 लीटर दूध, आपको पता है एक दिन में 80 लीटर दूध देना कोई आम बात नहीं है। 80 लीटर दूध अधिकतम बताया, ये मत कहना कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अधिकतम दूध उत्पादन मैंने ये बताया है आपको। और अगर हम लोग बात करते हैं कि एवरेज, तो हमारे यहाँ तो ये जनरली पाई जाती है पर कम, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जलवायु है इस एचएफ के लिए सुटेबल नहीं है। एचएफ का उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो हॉलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है। कहाँ पर है याद रखना? हॉलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय, लगभग अपने ब्यात काल में ये लगभग 6200 लीटर, कितना लीटर? 6200 लीटर ब्यात काल। लगभग ब्यात काल आपको पता ही है 300 दिन का होता है समथिंग। तो ब्यात काल का मतलब ये होता है कि जब से ब्याई है, जब से लेकर और तब तक वो दूध देगी तब तक। ठीक है ना? तो वो लगभग कितना दूध देती है? 6200 लीटर तक दूध देती है। ठीक है। जर्सी आप लोग जानते हैं कि ये जर्सी न्यू द्वीप इंग्लैंड इसका उत्पत्ति स्थान है, और जर्सी लगभग 5500 लीटर तक दूध देती है अपने पूरे ब्यात काल में। साहिवाल जानते हैं कि साहिवाल आपकी भारत की एक ऐसी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। भारतीय नस्ल में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है? साहिवाल गाय देती है। बाकी विश्व की जब बात आती है तो एचएफ का नाम आता है। ब्राउन स्विस के बारे में, ये आपकी कौन सी है? हाइब्रिड नस्ल है जो कि विदेशी है। ठीक है ना? बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यदि आपको नोट चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहसाणा का विकास किसके संकर से हुआ? मेहसाणा आपको पता है कि एक भैंस की नस्ल है और बहुत अच्छी नस्ल है। गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और किसके विकास? संकर नस्ल, ये भी ध्यान रखना। भैंस की संकर नस्ल का नाम मेहसाणा किसके क्रॉस से प्राप्त हुई है? नागपुर या नीली रावी, वी है टोड़ा और मुर्रा, और सी है मुर्रा और सुरती, और डी है मुर्रा और नागपुरी। तो आपको पता है ये जो मेहसाणा नस्ल है मुर्रा और सुरती के क्रॉस से प्राप्त हुई है। ध्यान रखना। मेहसाणा एक ज़िला है, वैसे आपको पता होगा, ये गुजरात का एक ज़िला है, वहाँ पर ही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है। मुर्रा सुरती की हम लोग बात करें कि मुर्रा एक बहुत ही अच्छी नस्ल है दूध देने वाली। हम नस्लों में बात करें तो ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देती है मुर्रा। और सुरती भी आपकी सूरत गुजरात की नस्ल है। दोनों का क्रॉस करा करके मेहसाणा नस्ल को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भिवानी, हिसार, सोनीपत या पानीपत? सबको पता है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से भेड़ में मधचक्र का कुल समय कितना होता है? देखो मधचक्र और मधकाल में बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। मधचक्र और एक और होता है मधकाल। ठीक है। एक बात याद रखना आप लोग, मधचक्र का दूसरा नाम ऋतु चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतु चक्र। इसको हम एस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं। कौन सी साइकिल? एस्ट्रस साइकिल। जिसको हम लोग गांव की भाषा में यदि हम समझने की बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जब गाय, भैंस या बकरी, भेड़ जो भी होती हैं
वो आपके मध चक्र में आती हैं। और ये गाय भैंस में लगभग आपका 21 दिन का होता है। और जब मैं भेड़ का पूछा है तो भेड़ का मैं इसका आंसर सही होगा 21 दिन, 26 दिन, 24 दिन या 17 दिन। इसका आंसर सही है 17 दिन। कई जगह आपको 18 दिन भी लिखा मिल जाएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, बिल्कुल 18 दिन भी सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो 18 दिन में ये साइकिल आपकी आती है, एस्टर साइकिल इसको बोला जाता है। और इस समय आपकी जो भी गाय भैंस बोलो या भेड़ बोलो, भेड़ की बात कर रहे हैं, भेड़ बकरी का लगभग सेम होता है 17-18 दिन, और गाय भैंस का सेम होता है 21 दिन, ठीक है। और लगभग आपका आता है हर साल। और आने के बाद ये ध्यान रखें आप लोग, एक मैं बोल रहा हूँ मध्यकाल। मध्यकाल का मतलब होता है जिस समय गाय भैंस या भेड़ बकरी को प्रजनन की आवश्यकता होती है, जिस समय उसको प्रजनित किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है। इस समय गर्भाशय की ग्रीवा खुल जाती है। इस समय जब हम लोग किसी भी नर से मादा को मिलाते हैं तो प्रजनन हो जाती है आपकी जो भी मादा होती है, क्योंकि उस समय अंडाणु बनते हैं। मध्यकाल का जो समय होता है गाय भैंस में लगभग 24 से 48 घंटे का होता है। इस समय हमें जो भी नर्स हैं उससे मिलाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ है? थोड़ा आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हुई हुई। तो मध्यकाल का होता है 24 से 48 घंटे का समय होता है, और मध्य चक्र होता है वो गाय भैंस में 21 दिन का, और भेड़ बकरी में 17 से 18 दिन का होता है। 16वां प्रश्न, इनमें से गाय किससे अपना शरीर ताप बनाए रखती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा शरीर का कौन सा अंग है जिससे पशु का जो शरीर होता है उसका टेम्परेचर बनाए रखती है गाय खासकर? सींग से, आहार ऊर्जा, जीभ से, या गलकंबल से? तो इसका जो आंसर सही होगा गलकंबल। गलकंबल को इंग्लिश में ड्यूलैप कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना क्या बोला जाता है, ड्यूलैप कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि गाय और भैंस में जो मुख्य अंतर होता है ना वो गलकंबल का ही होता है। आपको पता है कि गाय में तो गलकंबल पाया जाता है। गलकंबल का मतलब समझ रहे हो ना, जो नीचे आपकी झल्लर लटकी रहती है, मांस की बनी होती है, खासकर देखा होगा आपने, नीचे गले के नीचे जनरली जो होता है ना, देखा होगा कि नहीं देखा, इस प्रकार से लटका रहता है। और आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये रहता है, और ये गाय में रहता है, भैंस में नहीं रहता है। और ये काम क्या है इसका? इसका काम है कि पशु के ताप को नियंत्रित रखना, कंट्रोल रखना, उसको मेंटेन करके रखना, कुल मिला के है। और भैंस में ये होता ही नहीं है। तो आपको देखा होगा आपने, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि गर्मियों के समय क्या होता है कि गाय जो होती है वो जनरली ताप को, कितना भी ताप हो जाए 40, 45, 50 तक भी हो जाता है, तब भी सहन कर लेती है। लेकिन भैंस सहन नहीं कर पाती है। उसके लिए आपको पता होगा कि गर्मियों में भैंस जो होती है ना, कीचड़ में, पानी में लोड़ती रहती है या बैठती रहती है। आपने देखा है कि नहीं देखा? इसलिए ही बैठती है क्योंकि उसके गलकंबल नहीं होता तो फिर वो क्या करें, नहीं होता तो फिर उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी को सहन नहीं कर पाती। इस वजह से भैंस जो होती है पानी में बैठती है। लेकिन गाय में आपने देखा होगा गलकंबल होता है जो तापमान को अच्छे से नियंत्रित कर लेता है। इस वजह से गाय आपने कभी भी कीचड़ में बैठती है, नहाती नहीं देखी होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? देखो, भैंस की नस्ल कौन सी है जिसमें फैट सबसे ज़्यादा होता है? महसाना, भदावरी, सूरती या जाफराबादी? देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। इसका सही आंसर जो है वो भदावरी है। भदावरी में सबसे ज़्यादा फैट होता है, और लगभग कितना परसेंट, ध्यान रखना, 13% फैट होता है। कितना परसेंट? 13% फैट होता है। जनरल हम लोग बात करें तो 7.5% आपका औसत सभी भैंसों के दूध में फैट या वसा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। भदावरी एक ऐसी नस्ल है, भदावर क्षेत्र या आगरा के यहाँ का उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और ये बेहतरीन नस्ल है, दूध तो थोड़ा कम देती है लेकिन फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर सूरती नस्ल भी आई है। तो सूरती नस्ल की जो मुख्य पहचान है, इसके जो सींग होते हैं, ध्यान रखना, इसके सींग कैसे होते हैं? दरांती के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? दरांती। दरांती मतलब समझते होंगे आप लोग, जैसे हंसिया टाइप, हंसिया जिससे हम फसल काटते हैं वो वाला हंसिया जो होता है ना, ऐसे इसके सींग होते हैं। इसकी मुख्य पहचान है। और जाफराबादी बेटा एक ऐसी नस्ल है, ध्यान रखें इसके बारे में, ये भैंसों में सबसे भारी नस्ल है। इसको छोटा हाथी के नाम से, मतलब हाथी का बच्चा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जाफराबादी सबसे हैवी नस्ल है, भारी नस्ल है, ध्यान रखना, ठीक है। महसाना के बारे में पहले क्लियर ही कर चुका हूँ। यह भैंसों की सबसे संकर नस्ल है, हाइब्रिड ब्रीड है, ध्यान रखना महसाना। और ये मुर्रा और सूरती के क्रॉस से निकाली गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? NDRI, इसको नाम भी सुना होगा आपने, अच्छे से पढ़ा होगा 11th-12th में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। स्थापना पूछ रहे हैं कब हुई थी? तो अच्छा ये कहाँ पर है आपको पता है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना, ये आपका स्थित है बेटा करनाल हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में। इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग थोड़ा। 45 में, 1955 में, 1975, 1965। तो इसका आंसर सही है 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? करनाल हरियाणा में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल पूछिए। तो भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल की बात आती है तो मैं बता चुका हूँ। भारत की बात करें तो इसका आंसर सही होगा साहिवाल। और यदि विश्व की बात करी थी, आप लोग पता है इसके पहले क्या आया था, HF यानी होल्स्टीन फ्रीजन आया था। ठीक है, बाकी सिंधी, हरियाणी, गंगातीरी ये भी दूध वाली नस्ल है, लेकिन साहिवाल से ज़्यादा नहीं देती। वो देखो क्वेश्चन दोबारा आ गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, मैंने बता दिया था, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है तो ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, इतने ही क्वेश्चन लेके उम्मीद करता हूँ आपके 20 क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन और आपके साथ में क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने सभी ऑप्शन जो भी थे उनको सभी को मैंने आपको उसके बारे में बताया। और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें। ठीक है ना, कहीं भी कोई समस्या हो तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हैं ही, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके, या यदि नोट्स लेना चाहते हो, PDF प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात और आपको याद रखनी है, यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं, 12th आपकी कोई छात्र अगर पढ़ना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, वहाँ से आप पूरे 12th की तैयारी कर सकते हो।